अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वाले और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आ, आज जो हम लाइव सेशन कर रहे हैं ये है कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, और हम ट्राई करेंगे कि अगर, क्योंकि कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के जो अंडर ग्रेजुएट्स के होते हैं या ग्रेजुएट के जितने भी स्कॉलरशिप्स होते हैं, तो हम पहले उसको डिस्कस करेंगे, स्पेशली अंडर ग्रेजुएट को। अंडर ग्रेजुएट वो स्टूडेंट्स होते हैं जो एफएससी के बाद आते हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करें। और आप जितने भी लोग आप सुन रहे हैं, तो अगर आपको कोई बंदा जिसको कोरिया के स्कॉलरशिप के बारे में पूछना है या उसको आपसे वो पूछ रहे हैं, तो काइंडली उसके साथ ये बात शेयर करें। अभी हम मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, 2-3-4 मिनट के बाद जो है हम स्टार्ट कर लेंगे पूरा प्रोसीजर वगैरह। तो सबसे पहले तो ये है कि जितने भी सुनने वाले हैं, काइंडली जो जो भी स्टूडेंट्स जिसके आपको पता है कि उस जो वो इंटरेस्टेड है कोरियन स्कॉलरशिप में, तो उसको आप मेंशन करें और शेयर करें, ताकि ये है कि आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो। दूसरा ये है कि अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो काइंडली उसको एक प्रॉपरली और पूरा एक ही मैसेज में लिख के, ताकि हमें पता चले। और आप ट्राई करें कि जितना जल्दी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, ताकि हम लाइव सेशन के टाइम पे जो है उसको ट्राई करें कि उसको हम मेंशन करें। दूसरी बात यह है कि हर जगह पे मैं आपको मतलब डॉक्टर साहब भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये कह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास कोई सपोर्ट के लिए कोई भी नहीं है, या ऐसे स्टूडेंट्स जो वो चाहते हैं कि वो पैसे कमाएं और जो है अपना तालीम भी हासिल करें, उसका कोई जानने वाला नहीं है, तो उसके लिए स्कॉलरशिप्स हैं। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो भी सुनने वाले हैं, जिसका कोई भी नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास अगर तालीम पे वो खर्च करना चाहते हैं, लेकिन वो 10,000 20,000 तक कमा मतलब लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं लगा सकते, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप्स हैं। और स्कॉलरशिप कितना है, आ, आप जब इधर से डिग्री करके वापस चले जाएंगे, तो आप अपने साथ जो है वो इतने पैसे लेके जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं है। तो ये आपको मैं मजाक नहीं कर रहा, ये आपको मैं सीरियसली बता रहा हूँ। उसके लिए क्या जरूरी होता है कि आप एक दिन या 2 दिन वाले मेहनत नहीं, आप ये नहीं है कि मतलब आपने आज जो है वो सोने जा रहे हैं आप, और आप कहेंगे कि कल आप अप्लाई करेंगे, और कल आप जो है वो सोचते हैं कि ओहो इसमें तो कभी आइट्स चाहिए, इसमें तो ये प्रपोजल चाहिए, और ये तो 2-3 पेजेस हैं इस पे। तो अगर आप इस तरह से उसको फिर छोड़ देते हैं, फिर आप जस्ट मैसेज करते हैं डॉक्टर साहब को कि सर कैन यू टेल मी हाउ टू अप्लाई, तो ये कोई भी बंदा आपको जो है इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकता हाउ टू अप्लाई। तो ये हमने जो सेशन स्टार्ट किए हैं लास्ट टाइम भी, और ये भी हम बिल्कुल जनरल जो आप लोग की क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक स्टूडेंट चाहते हैं कि वो बाहर जाए, लेकिन कैसे, वो क्वेश्चन के लिए हम ये लाइव सेशन कर रहे हैं। तो काइंडली उसको पूरा सुन लें, और जो है हम ट्राई करेंगे कि आप लोग के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम जो है आ, उसके आंसर आपको दें, और हम जो है आपको सजेस्ट करेंगे कि आप लोगों ने करना क्या है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने मसरूफ टाइम में जो है आपने वक्त निकाल दिया। थैंक यू नासिर भाई, थैंक डॉक्टर यू फॉर साहब, हमने इनवाइटिंग मी। लास्ट टाइम जो है जनरल चीज़ों पे डिस्कशन की थी कि आप जो है बाहर अगर जाना है तो क्यों जाना है, आपने कौन सी कंट्रीज को सेलेक्ट करना है, आपने कौन सा मेजर लेना है, हम्म। रिसर्च बेस्ड डिग्री, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। हम आज जो फोकस कर रहे हैं वो कोरियन स्कॉलरशिप पे। तो सबसे पहले आप जो हमारे जानने वाले हैं उसको एक ओवरव्यू दे कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में, क्या है ये इस स्कॉलरशिप के बारे में। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू वेरी मच नासिर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे दोबारा एक दफ़ा इनवाइट किया। और पिछली दफ़ा जो हमने मेरा ख्याल है डिस्कशन की थी, उसके अंदर हमने कुछ जैसे आपने बताया कि जनरल चीज़ें डिस्कस की थी अबाउट द स्कॉलरशिप्स, जिसमें हमने टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज़ तमाम को ही देखा था कि सब कंट्रीज़ के लिए जो कुछ जनरल चीज़ें हैं वो किस तरह से आपने माइंड में रखनी है व्हेन यू थिंक अबाउट स्टार्टिंग टू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप। लेकिन आज क्योंकि आपका सेशन जो है वो स्पेसिफिकली इसके बारे में है जो कोरियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स हैं। तो कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, सबसे पहली तो बात यह है कि एज द नेम सजेस्ट कि ये गवर्नमेंट ऑफ कोरिया का एक प्रोग्राम है, जिसके अंदर वो ऑलमोस्ट दुनिया के काफ़ी सारे अराउंड 70 कंट्रीज़ को के स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी देती है
कि वो साउथ कोरिया के अंदर जाके अपनी एजुकेशन को परस्यू कर सकें, बी इट दी अंडर ग्रेड और द पोस्ट ग्रेड, चाहे आप अंडर ग्रेड में पढ़ना चाहते हैं या मास्टर्स पीएचडी में पढ़ना चाहते हैं। तो कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो उन 70 कंट्रीज़ के या 67 टू 70 कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर आप अगर फॉल करते हैं तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप रिमेनिंग जो क्राइटेरिया है उनका वो भी फुलफिल करते हों। तो कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो जो उनकी लिस्ट के अंदर मौजूद 70 कंट्रीज़ हैं वहाँ से बिलोंग करते हैं और अपनी हायर एजुकेशन को कोरिया में परस्यू करना चाहते हैं। और सेकंड ऑब्जेक्टिव जैसे कि काफ़ी सारे जो स्कॉलरशिप्स हैं दुनिया भर के उनका होता है कि कल्चरल एक्सचेंज, यानी कि स्टूडेंट्स जो दूसरे कंट्रीज से आए वो वहाँ पे आके डिफरेंट चीज़ों को अपनी भी प्रमोट करें और साउथ कोरिया के कल्चर को या लैंग्वेज को भी साथ लेके जाएं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि साउथ कोरिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर जब आप एजुकेशन करने के लिए जाते हैं स्पेशली अंडर ग्रेजुएट, तो ऑलमोस्ट नेसेसरी है कि आप कोरियन लैंग्वेज के अंदर थोड़ी सी जो है वो महारत हासिल करें या उसके अंदर थोड़ा सा अपनी वो डेवलप करें, प्रोफिशेंसी डेवलप करें। तो इन सब चीज़ों का मकसद यही होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात हैं इन द लॉन्ग रन या जो कल्चरल रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़े से मजबूत हों। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स का, जिनको आप पहले केजीएसपी कहा करते थे, तो अब आप उनको ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप कहते हैं। तो ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप के बारे में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो वो एज आई सेड के इन 70 कंट्रीज़ के अंदर रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। और जैसे आपने बताया कि इट इज़ ऑल फंडेड फ्रॉम ए टू जी। अगर आपने इसके लिए ट्रैवल करना है तो वहाँ से लेके जब आपने डिग्री कंप्लीट करके वापस अपने कंट्री ट्रैवल करना है तो वहाँ तक का सारा जो आपका एक्सपेंस है वो इस स्कॉलरशिप के अंदर कवर्ड है, इंक्लूडिंग आपका स्टाइपेंड, इंक्लूडिंग योर लिविंग, उसके अलावा आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके साथ साथ आपकी जो ट्रैवल है एयर फेयर टू वे वो आपका कवर्ड है। तो आई थिंक ये एक कंप्लीट एक काइंड ऑफ कैरियर है जिसको आप परस्यू कर सकते हैं, और जाहिर है कि वो आपकी लाइफ को फिर एक और तरह से चेंज कर सकता है अगर आप इसको ठीक तरीके से अप्लाई करें और इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप अवेल करें। अच्छा, तो जितने भी हमारे जो व्यूअर्स हैं, तो अगर किसी ने अभी भी ज्वाइन की है तो उसके लिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि आज का जो लाइव सेशन है वो हम कोरियन स्कॉलरशिप के बारे में बता रहे हैं। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बता दिया कि जो कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है वो टोटली फ्री है। जितने भी सुनने वाले हैं उसके लिए भी दोबारा कह रहा हूँ कि ये जो स्कॉलरशिप्स के बारे में हम बता रहे हैं ये टोटली फ्री है। इसमें कोई भी बंदा जो है आपसे 1 रुपया नहीं ले रहा है, सब कुछ चीज़ें आपने खुद करने हैं। पूरा प्रोसीजर जो है वो आपने उसको जस्ट फॉलो करना है। यहाँ तक कि आपके जो टिकट्स हैं वो भी आपको जो है वो गवर्नमेंट देंगे, कोरियन गवर्नमेंट आपको। तो उसमें ये है कि आपके 1 रुपया भी नहीं लगना, आपने जस्ट ये लगना है कि आपने जो है घर से बैठ के जो है फॉर्म सबमिट करना है अगर एम्बेसी के थ्रू है। और अगर एम्बेसी के थ्रू नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी के थ्रू है, तो आपने जस्ट जो है वो एक पोस्ट ऑफिस पे जाके मतलब इतना आपका खर्चा आना है। और डॉक्टर साहब अभी जो है हम आगे डिस्कस करते हैं जो स्पेशली हम अभी स्टार्ट करते हैं अंडर ग्रेजुएट। जो जो स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी की है उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि उन्होंने आगे, क्योंकि उनको स्कॉलरशिप्स का आइडिया होता है, लेकिन उनको स्कॉलरशिप्स का ये मतलब होता है कि वो हमारे गांव में जो एक लड़का था उसने इतने पैसे दिए थे, वो उधर तालीम हासिल कर रहे हैं। तो वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। मतलब पाकिस्तान में स्कॉलरशिप्स का ये मतलब होता है कि उसका फीस नहीं होता, तो हम उसको कहते हैं कि ये स्कॉलरशिप्स पे पढ़ रहे हैं। लेकिन बाहर मुल्कों में स्कॉलरशिप्स का जो जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसमें वो आपको पैसे दे रहे हैं। और जितने भी सुनने वाले हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ, जब आप आएंगे इधर तो आपको पाकिस्तानी तकरीबन 1,30,000 रुपए देंगे। तो मतलब ये है कि महीने के आप 50,000, 60,000, 70,000 रुपए जो है आप कमा भी सकते हैं। मतलब ये आपको फ्री में, बस आपने तालीम हासिल करना है और वो आपको पैसे देंगे। तो अभी डॉक्टर साहब जो है वो दो तरीके हैं जो के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, जो एफएससी स्टूडेंट के जी लिए। एक है एम्बेसी ट्रैक और जी दूसरा जो है वो यूनिवर्सिटी ट्रैक। तो डॉक्टर साहब पहले आप एक उसको डिस्कस करें जिसको आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी ट्रैक को पहले डिस्कस करें या जो है वो एम्बेसी ट्रैक को। मेरा ख्याल में हम साथ साथ दोनों की चीज़ें जो हैं वो कंपेयर कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए मेरा ख्याल है ज़्यादा आसान हो जाएगा।
जैसे आपने बताया कि एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक जो हैं ये दो पैरेलल चैनल्स हैं अप्लाई करने के लिए किसी भी स्कॉलरशिप के लिए। तो अगर स्टूडेंट्स इसके अंदर अप्लाई करते हैं ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप के अंदर, तो उनके पास दो चॉइसेस हैं। एक तो ये है कि वो अपनी जो कंट्री है उसके अंदर साउथ कोरियन एम्बेसी के अंदर एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। उसमें फिर ये होता है कि वो एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स को, या जितने भी एप्लीकेंट्स ने उधर से अप्लाई किया है उन सब डॉक्यूमेंट्स को स्क्रीन करेगी। उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट ऑफ कोरिया को फॉरवर्ड हो जाएंगे और वहाँ से फिर वो यूनिवर्सिटी चले जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। तो उसमें फिर ये होगा कि आपको अल्टीमेटली जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए क्वालिफाई करेंगे वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा, और उसमें आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं होगी। वेयर एज जो दूसरा ट्रैक है जिसको आप यूनिवर्सिटी ट्रैक कहते हैं, उसमें नाम से जाहिर है कि आपने यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना है। उसमें आपने खुद से अपने टारगेट यूनिवर्सिटी को, टारगेट डिपार्टमेंट को, टारगेट फैकल्टी को आइडेंटिफाई करना है कि हाँ इस यूनिवर्सिटी में मेरा एक जो प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं इंटरेस्टेड हूँ वो एग्जिस्ट करता है। तो उस सूरत में आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को अप्लाई करेंगे और आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो फिर उसको स्क्रीन करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ कोरिया को जो है वो फाइनल वो दे देगी कि हाँ इन स्टूडेंट्स को हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया, तो आप इन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप जो है वो दे सकते हैं। तो ये दो ट्रैक्स हैं। अब इन दोनों का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है और इन दोनों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, बेनिफिट्स भी हैं। जैसे कि डॉक्टर अगर साहब आप अगर आप मुझे टाइम दें थोड़ा सा, मैं इसको दोबारा थोड़ा सा कर देता हूँ, जी ताकि ये है कि फिर जी बाद में, प्लीज़, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं उसमें। तो जी डॉक्टर प्लीज़। साहब ने ये बता दिया कि आपने अगर कोरिया के लिए अप्लाई करना है अंडर ग्रेजुएट जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो दो तरीके हैं। या तो ये है कि आपने यूनिवर्सिटी ट्रैक पे जाना है, या दूसरा जो है वो एम्बेसी ट्रैक। एम्बेसी ट्रैक का ये मतलब है कि आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एम्बेसी में जमा करना है। अगर पाकिस्तान में आप हैं तो आपने इस्लामाबाद के जो एम्बेसी है, कोरिया एम्बेसी, उसमें आपने फॉर्म सबमिट करना है। और अगर आपने यूनिवर्सिटी ट्रैक, तो आपने फिर अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो बाय पोस्ट जो है वो उस यूनिवर्सिटी के लिए भेजना है कोरिया में, जहाँ पे आपने अप्लाई किया हुआ है। आप डॉक्टर जी साहब को बता रहे हैं कि जो दोनों हैं उसमें कौन सा सही है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन यही होते हैं कि हम यूनिवर्सिटी ट्रैक पे अप्लाई करें या एम्बेसी ट्रैक, क्योंकि दोनों के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपने एक के लिए अप्लाई करना है। तो जी डॉक्टर जी साहब, तो उसमें किसको मतलब बिल्कुल, अगर आपने एक के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप दोनों ट्रैक्स के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली जो है वो डंप हो जाएगी, वो प्रोसेस नहीं होगी। तो इसलिए आप कभी भी ये गलती ना करेंगे दोनों ट्रैक्स के थ्रू जाएं। तो आप आइदर यूनिवर्सिटी ट्रैक को चूज़ करें या फिर आप एम्बेसी ट्रैक को चूज़ करें। अब इन दोनों के अंदर आपने कैसे डिसाइड करना है कि मैं किस ट्रैक को चूज़ करूं, वो डिपेंड करेगा इस चीज़ के ऊपर कि आपकी स्पेसिफिसिटी कितनी है एप्लीकेशन की। अगर आपको पता है कि आपने किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है और आप श्योर हैं कि आपको वहाँ पर एडमिशन जो है वो मिल जाएगा, तो फिर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक को चूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग है वो टू स्टेप है। उसके अंदर आपने जब यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, तो डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट इवेल्युएशन आपकी एप्लीकेशन की जो है वो यूनिवर्सिटी करेगी, और यूनिवर्सिटी की कमेटी ये तय करेगी कि आपने स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई किया है या नहीं किया। और उसकी बेसिस पे वो यूनिवर्सिटी जो है वो आप कोरियन गवर्नमेंट को इंटीमेट कर देगी विद एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स कि हाँ जी ये स्टूडेंट एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया, एंड दैट्स इट। जबकि जो एम्बेसी ट्रैक है उसमें उसमें तीन स्टेजेस ऑफ स्क्रीनिंग है कि आपको एम्बेसी में अप्लाई करना है। अपने मुल्क में जो कोरिया की एम्बेसी है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को या एप्लीकेंट्स को सारों को स्क्रीन करेगी। उस स्क्रीनिंग के बाद वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएंगे, और उसके बाद सॉरी कोरियन गवर्नमेंट को चले जाएंगे, जो उनका इदारा है KIIE। उसके पास जाने के बाद फिर वहाँ से जो रिकमेंडेड स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड किए जाएंगे लिस्ट, और फिर यूनिवर्सिटी जो है वो फाइनल डिसीजन करेगी। तो इस सही। वजह से आपको जो शॉर्टर रूट है या लेसर स्क्रीनिंग स्टेप्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर हैं। लेकिन जो फ़र्क है दोनों के अंदर, आपको ये भी मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपने एडमिशन लेना है। जबकि एम्बेसी ट्रैक के अंदर सिलेक्शन या स्क्रीनिंग के प्रोसेसेस या स्टेप्स तो ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें आपके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं, क्योंकि आप उसमें कोई भी 3 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ योर चॉइस को सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपके डॉक्यूमेंट्स या आपका जो एप्लीकेशन है वो उन तीनों यूनिवर्सिटीज़ को भेजी जाएगी, और आपकी एप्लीकेशन के एक्सेप्टेंस के चांसेस जो हैं वो 3 टाइम्स ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके पास 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास आपके डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशन जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं,
तो आप सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसके लिए आप मेंशन कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। तो ये फ़र्क है इन दोनों के अंदर कि जो यूनिवर्सिटी ट्रैक है वो कंपैरेटिवली शॉर्टर रूट है जिसमें स्क्रीनिंग का जो है वो 2 स्टेप है, जबकि एम्बेसी रूट जो है वो लॉन्गर रूट है जिसमें स्क्रीनिंग जो है वो 3 स्टेप्स की है। बट एट द सेम टाइम दोनों के अंदर ये फ़र्क भी है कि जो यूनिवर्सिटी ट्रैक है उसमें आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं, जबकि एम्बेसी ट्रैक के अंदर आप 3 यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं जिनके अंदर आप पढ़ना चाहते हैं। सही। तो डॉक्टर साहब मैं इसको थोड़ा समराइज करता हूँ दोबारा व्यूअर्स के लिए। आप ये कह रहे हैं कि एक होता है यूनिवर्सिटी ट्रैक और दूसरा है एम्बेसी ट्रैक। यूनिवर्सिटी ट्रैक है उसमें आप एक यूनिवर्सिटी को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में हो गया तो ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो स्टेप्स कम है। उसके 2 स्टेप्स हैं, राइट? एक यही है कि आप डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करती है और वो फिर सेंड करती है कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, कोरियन गवर्नमेंट को, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये 2 स्टेप्स हैं कि मतलब आपने पहले यूनिवर्सिटी वाला जो स्टेप है वो पास करना है और उसके बाद फिर एम्बेसी सॉरी गवर्नमेंट का। जी बिल्कुल। लेकिन ये थोड़ा सा इसकी जो मैं देख रहा था तो उसकी जो नंबर्स हैं वो कम है। आई मीन थर्ड अ, टाइम जो है वो कम है, राइट? इस तरह से ही है क्योंकि अगर आप उसके नंबर देखेंगे तो वो कोटा की बेसिस पे हो जाता है, जी क्योंकि जी जो एम्बेसी ट्रैक है वो जी कंट्री वाइज फिर कोटा की बेसिस पे हो जाता है कि उन्होंने हर कंट्री को या हर एम्बेसी ऑफ ईच कंट्री को एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट कर दी हैं, उससे जी ज़्यादा जी स्टूडेंट्स किसी एक कंट्री से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन सही जो दूसरा ट्रैक है उसके अंदर जो 60 स्टूडेंट्स होते हैं उसके अंदर से फिर 9 सीट्स ऐसी होती हैं जिसके ऊपर काफ़ी सारे कंट्रीज़ के लोग ओपन उस पे कम्पीट करते हैं। तो उस जी 9 जी में से 8 भी पाकिस्तानी हो सकते हैं या एक भी पाकिस्तानी नहीं हो सकता, अगर हम सही सिर्फ पाकिस्तान की बात करें। सही सही तो इस तरह से इन चीज़ों के अपने-अपने प्लस और माइनस हैं। सही। तो स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जो एम्बेसी ट्रैक है उसकी जो एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग है वो थोड़ी-सी लंबी तो है, लेकिन उसमें आपके पास ऑप्शन इसलिए ज़्यादा हैं कि आप 3 यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकें। तो स्ट्रिंजेंसी जो है वो नंबर ऑफ सीट्स के लिहाज से तो थोड़ी-सी कम है, लेकिन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिहाज से उसमें स्ट्रिंजेंसी ज़्यादा है। यानी आप एक ही टारगेट यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं और उसमें अगर आपकी सिलेक्शन हो गई तो ठीक है, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन जो है वो नल एंड वॉइड सही। है। तो इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक में से आप रिजेक्ट हो गए तो फिर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक अप्लाई कर सकते हो, एम्बेसी ट्रैक अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में नहीं, आपने एज़ आई एक ही सेड, अप्लाई कर सकते हैं। जी, जी एज़ जी। आई सेड कि और आप दूसरा एक जिस ही तरह आपने यूनिवर्सिटी को चूज़। जी जी, और आपने जिस तरह बताया कि एम्बेसी ट्रैक में ये है कि आप 3 यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसकी एक डिफरेंट जो है वो कैटेगरी है, टाइप ए यूनिवर्सिटी और टाइप बी यूनिवर्सिटी। तो उसमें जो है आपने सिलेक्शन करनी है। तो जब पहले एम्बेसी जो है वो 3 स्टेप है, राइट? कि पहले एम्बेसी जो है उसको उसमें सिलेक्शन करती है, फिर उसके बाद जो कोरियन गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट। है वो, और फिर उसके बाद तीसरी बार जो है वो यूनिवर्सिटी। और डॉक्टर बिल्कुल। साहब जिस तरह आपने ये रिकमेंड कर दिया कि चूंकि जो एम्बेसी ट्रैक है मेरे ख्याल में उसमें जो पहले एम्बेसी जो स्टेप होता है वो सिर्फ आप कंपीट कर रहे हैं अपने पाकिस्तान के जो अपने स्टूडेंट्स हैं, जी, राइट? जी बिल्कुल ऐसे फिर ही। उसके बाद तो उसके चांसेस थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं कि आप सेकंड स्टेप पे चले जाएं। लेकिन जो जी यूनिवर्सिटी बिल्कुल। ट्रैक है मेरे ख्याल में उसमें यही है कि वो बहुत से लोगों ने अप्लाई किया है एक यूनिवर्सिटी के लिए। तो उसमें आपको मुल्क अभी की नहीं कोई कैद पता नहीं है, तो डायरेक्टली आप उसमें यूनिवर्सिटी में दूसरे मुल्क से लोग भी अप्लाई कर रहे होंगे, तो अप्लाई कर रहे हैं उसमें इंटरनेशनल कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा आएगा। इंटरनेशनल। तो कभी कभी ये पॉसिबल है कि उधर 20 एप्लीकेशन भी है और पॉसिबिलिटी है कि 2-3 ने भी अप्लाई किया हुआ है, राइट? एग्ज़ैक्टली, तो इससे एग्ज़ैक्टली। में मुझे जो थोड़ा सा वो आया हुआ है, जो मैं समझ आया हुआ है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी ट्रैक पे जा रहे हैं तो फिर ऐसी यूनिवर्सिटी मतलब माइंड में रख ले जो इतनी अच्छी रैंकिंग में ना हो। तो आपकी जो है बिल्कुल। वो पॉसिबिलिटी ज्यादा। अगर फॉर एग्जांपल आप सोल नेशनल यूनिवर्सिटी हुँ, या इस तरह कोई अच्छी यूनिवर्सिटी तो उसमें जी पॉसिबिलिटी बिल्कुल। कम है। और जो और एक अंडरस्टैंडिंग मेरी यही है कि अगर आप अपने एप्लीकेशन पे कॉन्फिडेंट हैं तो आप एम्बेसी ट्रैक पे चले जाएं, क्योंकि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाए तो आपके पास चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आप जहां पे जाना चाहें, जो आपके पास फिजिबिलिटी जगह है, सोल आप आ रहे हैं या बुसान जो आपकी फिजिबिलिटी है, तो वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा जी बिल्कुल। अच्छा। डॉक्टर साहब उसके अलावा फिर ये है कि उसकी क्या मतलब वो एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरियाज क्या है? जी, एलिजिबिलिटी के लिए मैंने आपको शायद हमारी लास्ट टॉक में भी मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी, studyinkorea.go.kr। इस हम्म वेबसाइट के ऊपर भी आपको डिटेल मिल जाएंगी और यूनिवर्सिटी अपने कंट्री की जो एम्बेसी है वहाँ पे भी आपको जो है वो एप्लीकेशन के हवाले से जो गाइडलाइन का एक डॉक्यूमेंट है पीडीएफ फॉर्म में, वो हम्म उन्होंने दिया हुआ है, वो अब मैं देख रहा था
कि वो अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर। तो अगर आप वो देख लेंगे तो उसके अंदर ए टू जी सारी रिक्वायरमेंट्स भी मेंशन्ड हैं और कंट्रीज़ की लिस्ट भी मौजूद है, आप एलिजिबल कंट्रीज़ में फॉल करते हैं नहीं करते। ज़ाहिर है अगर हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान उसमें फॉल करता है। तो वहाँ पे वो सारी एलिजिबिलिटी एक तो उस वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। लेकिन ब्रीफली हम आज के सेशन में भी कुछ चीज़ें ज़ाहिर है गो थ्रू कर लेंगे ताकि स्टूडेंट्स को पता लग सके। अगर अंडरग्रेड की आप बात करें तो उसमें सबसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर अगर आप बात करें तो सबसे पहले ये कि आपके पास आपका जो एफएससी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो मौजूद होना चाहिए, कि आपकी जो 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन या जिसे हाई स्कूल कहते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो आपका कंप्लीटेड होना चाहिए बिफोर जो है वो मार्च, क्योंकि मार्च में अगर आपका वो स्टार्ट होता है तो 1 मार्च से पहले पहले आपके पास वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपका हाई स्कूल अगर क्लियर नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा परसेंटेज आई बिलीव 80% डॉक्टर मार्क्स। साहब, अगर मुझे आप थोड़ा सा टाइम दे, मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ जी जी कि बहुत से स्टूडेंट्स वो बताते हैं कि क्या हम किस टाइम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि इस तरह है कि कई स्टूडेंट्स के जो है वो एफएससी की रिजल्ट आया हुआ है कि नहीं आया, तो उसमें वो मैं देख रहा था कि 1 मार्च, अगर आपकी आपकी जो एफएससी की जो सर्टिफिकेट है, अगर आपको 1 मार्च से पहले या 1 मार्च तक मिल आपको जाती मिल है रहा है तो तो आप एलिजिबल हैं। एलिजिबल है अगर जी। आपका रिजल्ट जो है वो 1 मार्च से बाद में आता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो काइंडली नहीं सारे कर जितने सकते। भी व्यूअर्स हैं उसको थोड़ा सा जेन में रख ले कि अगर आप लोगों की एफएससी की जो रिजल्ट्स हैं वो 1 मार्च से पहले या 1 मार्च तक, क्योंकि आपको जो ना डिक्लेरेशन जो सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, अगर वो 1 मार्च तक है तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उस टाइम फॉर एग्जांपल आप फरवरी में अप्लाई कर रहे हैं, जनवरी में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपको कंफर्म है कि आपको जो एफएससी की जो सर्टिफिकेट है वो 1 मार्च से पहले पहले मतलब उससे मिलेगी, तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक्सपेक्टेड सर्टिफिकेट जो है उसमें सबमिट कर सकते हैं और आप एलिजिबल है अप्लाई के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही जी है। डॉक्टर साहब। और मार्क्स जो हैं वो आप 80% मार्क्स जो हैं वो इसके लिए रिक्वायर्ड हैं। आपकी जो परसेंटेज है वो 80% होनी चाहिए जी जी, तो अगर आप आपके अंडर एफएससी में ग्रेजुएट। अगर किसी का 80% या उससे कम है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, 80% एंड प्लस अप्लाई कर सकते हैं, बट 80 से और अगर उससे कम कम है नहीं तो अप्लाई कर नहीं सकते। कर सकते जी, ऐसे ही है। और मास्टर्स के लिए खैर वो सीजीपीए वो तो सिस्टम है बाद में तो जी। उसमें 2.64 वो एक जी जी। अलग चीज़ है। बट आज क्योंकि आप अंडरग्रेड की बात कर रहे हैं तो उसमें फिर 80% उसके लिए है। हम्म, तो उसके अलावा फिर वो कंट्रीज़ की जो लिस्ट है वो आपने टैली कर लेनी है। उसके हम्म, अलावा आपका ये है कि आप नॉन कोरियन होने चाहिए, यानी आपका हम्म, जो सिटीज़नशिप है वो कोरियन ना हो। हम्म, और आपके जो उसका प्रूफ है वो आप दे सकें कि आपकी जो सिटीज़नशिप की जो कंट्री है वो कोरिया नहीं है। तो अगर हम्म, आप कोरियन हैं या आपके पेरेंट्स भी कोरियन सिटीज़न हैं, तो आप उस स्कॉलरशिप के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा जैसे आपने बता दिया कि एडमिशन का जो सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड है। उसके अलावा फिर जो एडिशनल चीज़ें जो आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट कर सकती हैं वो बाकी हैं, लाइक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, कि अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है टॉपिक का, कोरियन लैंग्वेज का, तो उसमें फिर आप जो एडमिशन के बाद वहाँ पे 1 ईयर है वो शायद आपका एग्ज़ेम्प्ट हो सके। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो स्टिल यू आर एलिजिबल। तो एलिजिबिलिटी के हवाले से स्टूडेंट्स को ये क्लियर कर दूं कि आपको कोरियन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपको इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो आपके पास होगा तो वो आपकी एप्लीकेशन को एक एज ज़रूर देगा, बिकॉज जब स्टूडेंट्स की एवेल्यूएशन होगी तो वहाँ पे ज़ाहिर है जब स्टूडेंट्स सेम कैडर के एक compete कर रहे हैं एक पोजीशन के लिए, तो उसमें अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है या कोरियन लैंग्वेज की सर्टिफिकेट है या समहाउ किसी भी लैंग्वेज का अगर आपके पास नॉन नेटिव लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको एज दिया जाएगा दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर। तो डॉक्टर ये साहब, एक चीज़ें। चीज इसमें मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, ये लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो इसमें ये जो उन्होंने मेंशन किया होता है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो क्या उनको आइल्स चाहिए कि नहीं? क्योंकि असल में जो जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि कई जगहों पे यूनिवर्सिटीज की जो है वो रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है लेकिन एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स होती है। फॉर एग्जांपल अब हमारा जो पाकिस्तान में जो कोरियन एम्बेसी है, तो वो जब भी आप अप्लाई करेंगे तो वो वीजे के लिए जो है वो आपसे आइल्स मांगते हैं। तो क्या ये केजीएसपी में जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं उनको आइल्स चाहिए कि नहीं? नहीं, स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम के लिए जो अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम है उसके लिए आइल्स रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सही। अगर आपके पास है तो वो एक एडिशनल है, लेकिन अगर एज ए रिक्वायरमेंट या एज ए प्री रेक्विजिट ये कहीं पे भी
सही। मेंशन नहीं है जहाँ तक मैंने देखा है। हम्म, तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखें जब आप अप्लाई करें। लेकिन ये है सही। कि अपनी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी को अगर आप प्रूव कर सकेंगे, बेशक आइल्स कर लें या टॉफल कर लें, तो वो हम्म, आपके लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा। और उसके सही। अलावा आपकी जो सोशल या जिसको कहना चाहिए कि सोशल सर्विसेज हैं या कुछ ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ हैं जो आपने परफॉर्म की हुई हैं, कम्युनिटी सर्विसेज हैं, उनको आप मेंशन करना चाहें तो वो भी एक टाइप ऑफ एडेड एडवांटेज है। बट बेसिक रिक्वायरमेंट्स यही हैं कि आपके पास एफएससी का सर्टिफिकेट हो, आपके 80% मार्क्स हों, और उसके अलावा आपकी अगर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो दैट इज़ एन एज। सही। डॉक्टर साहब, ये जो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ओ लेवल, ए लेवल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं केजीएसपी में? आई बिलीव मैंने स्पेसिफिकली इसके लिए तो नहीं देखा, लेकिन ए लेवल इज इक्विवेलेंट टू एफएससी, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। तो वो कर सकते हैं, बिकॉज दूसरे ममालिक से जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो भी किसी न किसी इक्विवेलेंट डिग्री या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट की बेसिस पे ही अप्लाई कर रहे हैं। तो ए लेवल जो है वो इक्विवेलेंट टू एफएससी है, तो आई बिलीव कि वो कर सकते हैं। सही। ये एक दूसरा क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि इफ समवन वांट टू एनरोल इन एमएस रीडिंग टू पीएचडी प्रोग्राम, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, एज लिमिट, एजुकेशन और एक्सेप्टेंस लेटर, एंड हाँ, व्हिच एज मे लिमिट इन्होंने सूटेबल? अच्छा पूछ लिया, मुझे बीएस के लिए भी याद आ गया कि अंडरग्रेड की एज लिमिट जो है वो 25 ईयर्स है। तो 25 इयर्स। 25 ईयर्स या उससे कम अगर आपकी एज है तो आप अंडर ग्रेजुएट के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आपकी एज 40 ईयर्स और उससे कम है तो आप मास्टर्स या पीएचडी स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हैं। डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसने ये पूछा हुआ है एमएस रीडिंग टू पीएचडी, तो जी उसमें इन्होंने थोड़ा सा ये एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह का, अगर आप उसमें थोड़ा सा कुछ कह सकते हैं तो। जी, एज लिमिट मैंने बता दिया कि 40 है। एजुकेशन आपके 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होने चाहिए, यानी 4 इयर्स बैचलर्स आपके पास हो, या फिर 2 ईयर बीएससी के बाद 2 इयर्स एमएससी हो। तो उसके बाद आप इंटरनेशनली एमएस के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो एजुकेशन का ये हो गया। और एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जस्ट अप्लाई। और अगर आपके पास मौजूद है, यानी स्टूडेंट प्रोफेसर के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो चुकी है, पॉजिटिवली आपको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, तो वो आप ज़रूर उसको मेंशन करें और अटैच करें, बिकॉज इट विल बी एन एज। सही। लेकिन ये है कि मतलब एमएस रीडिंग टू पीएचडी में जो है वो प्रोफेसर का मतलब उसके साथ कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रोफेसर को नहीं जानते जी, जी, तो जी, उस लेवल पे इस इसलिए काइंड भी ऑफ। ज़रूरी है क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड डिग्री है और हायर एजुकेशन डिग्री है। तो उसमें तो प्रोफेसर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो प्रोफेसर हैं वो 1 टू 1 रिसर्च स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और आपने भी अपने प्रोफेसर के साथ जो है वो रिसर्च फील्ड की बेसिस पे ही उसको सिलेक्ट किया होगा। तो इस वजह से उसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेकिन अंडर ग्रेड लेवल पे क्योंकि स्टूडेंट्स का 1 टू 1 इंटरेक्शन टू ईच प्रोफेसर शायद उस तरह से नहीं होता जैसे रिसर्च स्टूडेंट्स का एमएस और पीएचडी में होता है। तो इस वजह से बीएस लेवल पे या अंडर ग्रेड लेवल पे ये चीज़ इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। अच्छा साहब, एक और क्वेश्चन है, कहते हैं कि कौन से टाइम में ये अनाउंसमेंट होती है? अनाउंसमेंट फॉर अंडर ग्रेड इज़ अराउंड सितंबर, अभी इसी मंथ में मोस्ट प्रोबेबली अनाउंसमेंट हो जाएगी, विद द डेडलाइन इन अक्टूबर समवेयर। तो अंडर ग्रेजुएट की इस टाइम पे अनाउंसमेंट होती है, और ज्वाइन जो है वो मार्च में स्टूडेंट्स करते हैं या फरवरी के एंड में करते हैं। और जो मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी है वो फरवरी के बाद अनाउंस होगा, अराउंड फरवरी, और उसमें जो अपटेक है वो सितंबर में होगा। आप सितंबर में जो है वो ज्वाइन करते हैं। सही। डॉक्टर साहब, एक ये है कि मतलब जिस तरह आपने बता दिया कि जो अनाउंसमेंट के बारे में स्पेशली, कि मतलब किस टाइम अनाउंसमेंट होती है, तो हर कंट्री के जो एम्बेसी है उसकी हर टाइम पे वो डिफरेंस होती है, लेकिन जी, मतलब जितने भी अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एम्बेसी जो है, कोरिया एम्बेसी जो पाकिस्तान में है, वो मोस्ट जी, प्रोबेबली इस मंथ में जो है होपफुली वो अनाउंसमेंट करेंगे। तो जी, जी, जितने भी ईफीसी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो कोरिया एम्बेसी है पाकिस्तान में, उसके जो वेबसाइट है, उसको हफ्ते में उसको एक बार विजिट देखा करते करें। रहें बिल्कुल, तो उस पे ताकि उसमें आपको सारे रिक्वायरमेंट्स हम्म, जो है वो उन्होंने दिए हुए हैं। और जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने पहले भी एक बता दिया कि अगर फॉर एग्जांपल अभी आप हमारा सेशन तो देख रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई चीज मिस कर गए, तो काइंडली आप गूगल पे लिख के जीके स्कॉलरशिप डिटेल, तो आपके पास ना एक स्टडी इन कोरिया वाला एक वेबसाइट आ जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो उधर एक पूरा डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप अगर पूरे पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में से कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आपको जो है वो एड्रेस जी, करना जी, मुश्किल होगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये एक और पूछ रहे हैं कि मतलब आर्ट सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज और इस तरह लिटरेचर वगैरह ये चीजें हैं कि नहीं?
आर्ट्स सब्जेक्ट्स के लिए भी जो स्कॉलरशिप है वो हैं, अवेलेबल हैं। जी उसमें जी। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन इंक्लूडेड हैं जिनके अंदर आर्ट्स के स्कॉलरशिप्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो उनको मैं अभी मोस्टली जी एसोसिएट जी, डिग्री मैं में खुद एक इंक्लूड किया लिस्ट जाता वो देख रहा था जिस तरह आपने बता दिया कि वो डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें मुझे लग गए तकरीबन कोई मोर देन 30 प्लस जो है वो सब्जेक्ट्स हैं, है। जी जो जी जी, जो मतलब बहुत ज्यादा है। आई थिंक कि मतलब मुझे फील हुआ कि तकरीबन सारे के सारे जो हैं वो तकरीबन सब सब्जेक्ट्स हैं, सारे की जो बिल्कुल। है वो सब्जेक्ट जो है उसको, तो काइंडली अगर किसी को आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं या और कोई जो साइंस से रिलेटेड नहीं है, तो उनको आप वो लिस्ट देख ले, वो पूरा का पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है। उसमें आप जो है अपने जो जो भी आप जो सब्जेक्ट्स हैं देख इंटरेस्टेड जो सकते हैं, सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप ढूंढ सकते हैं उस यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कौन से कंट्री के लिए हैं जी, ये कोरिया स्कॉलरशिप है जी। अच्छा सर, ये दूसरा क्वेश्चन है, कैन वी यूज लास्ट ईयर रिकमेंडेशन लेटर बिकॉज लास्ट आई अप्लाइड टू बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज गॉट सिलेक्शन, सो अनफॉर्चुनेटली आई वाज गॉट, मेरे ख्याल में वो कह रहे हैं कि उसने लास्ट टाइम रिकमेंडेशन लेटर तो लिया था करेक्ट, लेकिन उसके बाद वो सिलेक्शन। सिलेक्ट नहीं हुए थे आई थिंक। कैन वी यूज दोस अगेन? जी आई डोंट थिंक कि आप कोई पुराना रेफरेंस लेटर या रिकमेंडेशन लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो रिकमेंडेशन लेटर बेहतर है कि आप उसी टाइम पे लें जब आप अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं डॉक्टर साहब, अब ये इसमें एक क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि कितने आपको स्टिपेंड मिल सकता है, मतलब हाँ, मैं जिसमें ये कह आप रहा था जो है कि हम अपना जो इसको वो अगर थोड़ा सा। वन बाय वन गो थ्रू कर लें इन चीज़ों को, जी बेनिफिट्स जी को भी, तो जी बहुत जी सारे आप। क्वेश्चंस वैसे डायरेक्टली एड्रेस हो जी जी जाएंगे। जी जी उसके जी। बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। हम्म, मैं बेनिफिट्स और रिक्वायरमेंट्स को एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हम्म, बेनिफिट्स सबसे पहले तो ये है कि मैंने जैसे बताया कि ए टू जी सारा कुछ कवर्ड है। इसमें सारा कुछ आपका जो है वो गवर्नमेंट ऑफ कोरिया बियर करती है सारे एक्सपेंसेस को। और अगर आप स्पेसिफिकली उसकी डिटेल में जाना चाहें तो वो आपको बताई जा सकती हैं कि सबसे पहले तो आप यहाँ से जब ट्रैवल करेंगे एक्सेप्टेंस के बाद, तो आपको जो एयर फेयर है दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड, उसमें भी आपको कुछ पे नहीं करना। दूसरी चीज़ ये कि जब आप कोरिया में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको सेटलमेंट अलाउंस भी एक जो है वो मिलता है, जो कि अराउंड 200,000 कोरियन वॉन है। ठीक है, तो वो आपको सबसे पहले मिलता है। उसके बाद फिर आपको मंथली स्टाइपेंड जो है वो 900,000 कोरियन वॉन जो है वो हर मंथ मिलता है, जिसके अंदर आपने अपनी लिविंग को अफोर्ड करना है और अपने आप को एक्सपेंसेस को बियर करना है। उसके साथ आपको मेडिकल अलाउंस या मेडिकल इंश्योरेंस अलाउंस मिलता है, जो कि अराउंड 60,000 कोरियन वॉन मिलता है पर मंथ। तो जिसके अंदर आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके कवर होते हैं इन केस यू रिक्वायर। फिर उसके बाद एक कोरियन प्रोफिशिएंसी ग्रांट भी है, जो कि 100,000 कोरियन वॉन है। उसकी ये है कि वो उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जिन्होंने कोरियन लैंग्वेज के एग्ज़ाम के अंदर अच्छा परफॉर्म किया होता है, एक पर्टिकुलर ग्रेड का बेंचमार्क सेट किया होता है, तो उन स्टूडेंट्स को वो मिलता है। लाइक टॉपिक में अगर आपका 5+ स्कोर है तो उस सूरत में आपको ये जो 1 लाख कोरियन वॉन है ये भी मिलते हैं इन एडिशन टू योर 9 lakhs जो स्टाइपेंड है। उसके अलावा फिर आपकी डिग्री की जब कंप्लीशन हो जाती है तो उसकी कंप्लीशन के ऊपर भी आपको ग्रांट मिलती है, जो कि 1 लाख कोरियन वॉन है। तो उस वो उन स्टूडेंट्स को ऑल्दो मिलती है जिन्होंने डिग्री को कंप्लीट करके वापस अपने रिस्पेक्टिव या नेटिव कंट्री के अंदर ट्रैवल करना है। जो स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि हमने अभी कोरिया के अंदर ही रहना है, उनको ये ग्रांट जो है वो नहीं मिलती, यानी ये अमाउंट जो है वो उनको नहीं पे की जाती। तो एक ये आपको मजीद एडिशनल चार्जेस हैं जो, या ड्यूज़ हैं जो मिलते हैं। उसके अलावा एयर फेयर है, जो कि अगेन जब आपने वापस आना है तो वो फिर आपका एयर फेयर जो है वो भी कवर्ड होता है। तो ये सारे वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं अपेरेंटली, जो कि आप अपनी कैलकुलेशन में डिसीजन लेते वक्त इंक्लूड कर सकते हैं कि आपको एयर फेयर मिल रहा है रिटर्न। उसके अलावा आपको 9 लाख कोरियन वॉन जो है वो पर मंथ स्टाइपेंड मिल रहा है। उसके अलावा आपको 2 लाख कोरियन वॉन जो है वो सेटलमेंट अलाउंस मिल रहा है। उसके अलावा आपको 60,000 कोरियन वॉन जो है वो मेडिकल अलाउंस पर मंथ मिल रहा है। उसके अलावा आपको 1 लाख कोरियन वॉन जो है वो कोरियन प्रोफिशेंसी का मिल रहा है, कि अगर आपने टॉपिक में 5 या उससे ज़्यादा स्कोर किया हुआ है। उसके अलावा 1 लाख कोरियन वॉन आपको जो है वो डिग्री कंप्लीशन के टाइम पर मिल रहा है, अगर आपने कोरिया से वापस पाकिस्तान आना है या अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में जाना है। और उसके अलावा मजीद आपको लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि आपने जो एयर फेयर है आपका वापसी का, वो भी एयर टिकट जो है दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस स्कॉलरशिप। तो ये वो सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं
जो कि इन एडिशन टू आपके सबसे बड़ी बात तो ये कि आप एक डिग्री कर रहे हैं, और वो भी एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री से, जिसकी यहाँ पे बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी है। तो एक तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन उसके साथ साथ फाइनेंशियली अगर आप इसको सपोर्ट करने के हवाले से देखें, तो ये सारे वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं जो कि आपको माइंड में रखने चाहिए व्हेन यू टेक डिसीजन। तो इस तरह से आपको सबसे पहली बात तो ये है कि आप मेंटली फ्री हो जाते हैं कि आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, आपकी फैमिली के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, आपको किसी से कोई और सपोर्ट नहीं चाहिए, आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि आप की अगर सिलेक्शन हो जाती है तो आपने सिर्फ वहाँ पर जाना है, अपनी पढ़ाई करनी है, और उसके बाद आपने वहाँ से वापस आ जाना है, एंड एवरीथिंग इन बिटवीन इज कवर्ड बाय दिस स्कॉलरशिप। तो ये सारे वो बेनिफिट्स हैं जो कि इस स्कॉलरशिप के अंदर मौजूद हैं। कोई इसके अलावा कोई स्टूडेंट स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन करना चाह रहा था जी रिलेटेड टू बेनिफिट्स, तो वो आप अभी पुट कर जी लें जी फिर। जी जी। अच्छा, मतलब ना साहब, मैं अगर मुख्तसर ये बताऊं कि आप कह रहे हैं कि आप जब कोई आएंगे तो पैसे ही पैसे हैं, आपको जो है वो घर वालों से आपको कोई पैसे नहीं चाहिए, आपको जी हेल्थ इंश्योरेंस सब ए टू जी सब कुछ जो है वो तकरीबन आपको मिल रहा है, यहाँ तक कि आपको टिकट्स वगैरह सब कुछ मिल रहा है। तो बस सिर्फ ये बिल्कुल। है कि आपने जो है अप्लाई करना है और उसको जो है वो अच्छा डॉक्टर साहब, ये पूछ रहे हैं कि बीएस कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अवेलेबल। हाँ, मैंने लिस्ट देखा हुआ है और उसमें जो है जी ये बिल्कुल कंप्यूटर अवेलेबल है, वगैरह कंप्यूटर सारी के अंदर चीजें जो तो है। काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं। जी 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 काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसके अंदर ऑफर कर रही हैं। जी जी। मास्टर का बता देना सर, व्हेन एंड हाउ टू अप्लाई। मास्टर्स का आई सेड कि फरवरी में जो है वो कॉल ओपन होगी, और सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद सितंबर वाले अपटेक में आप जो है वो कोरिया को यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करेंगे, अगर आपकी एडमिशन जो है वो सक्सेसफुल हो गई है स्कॉलरशिप। ये क्वेश्चन अरीबा पूछ रही है, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा बहुत से स्टूडेंट भी ये पूछते हैं कि विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स हाँ वी जी, नीड इसको फॉर भी हम एक्स्ट्रा। ये रिक्वायरमेंट्स को बहुत भी गो थ्रू इंटरेस्टिंग। कर लेते हैं, और जी उसके जी साथ ही फिर ये जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इसके अंदर ही कवर हो जाएंगे। जी जी सबसे जी। पहले तो ये कि आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जिसको आपने फिल करना है, और उसी के हम्म अंदर आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपने यूनिवर्सिटी ट्रैक चूज करना है या आपने एम्बेसी ट्रैक चूज करना है। तो इन दोनों चीज़ों की बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन का जो ट्रैक है या फेट है वो डिसाइड हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने वो एप्लीकेशन फॉर्म उसको फिल करना है, और फिल्ड फॉर्म में उस एप्लीकेशन की आपके पास प्रिंट होनी चाहिए। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म को बाज़ स्टूडेंट्स हत्ता के ये भी पूछते हैं कि हम इसको हैंड रिटन करें या टाइप करें, तो काइंडली उसको सॉफ्ट फॉर्म में डाउनलोड करें और उसको टाइप करें, बिकॉज हैंड रिटन के अंदर काफ़ी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं और पढ़ना भी सम टाइम मुश्किल हो सकता है। तो टाइप फॉर्म में ट्राई करें कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप फिल करें। उसके बाद आपके पास एक और चीज़ है जो आपने इसके साथ अटैच करनी है, वो है पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में और अपने थ्रू आउट जो करियर आपका एजुकेशनल करियर है या अपनी लाइफ है, उसके इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स को कंपाइल करके एक स्टेटमेंट आपने बनानी है, जो कि एक ऐसी स्टेटमेंट होगी जो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में एक ओवरऑल एक ओवरव्यू दे रही होगी। तो वो पर्सनल स्टेटमेंट आपने इसके साथ अटैच करनी है। फिर आपने एक स्टडी प्लान उसके साथ अटैच करना है, जो कि हायर एजुकेशन में जब आप बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स से रिसर्च प्रपोजल वगैरह मांगा जाता है। तो स्टडी प्लान आपने एक इंक्लूड करना है कि आप व्हाट डू यू प्लान टू स्टडी, एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिग्री या स्टडी, और फिर व्हाट वुड यू लाइक टू अचीव और व्हाट वुड यू वांट टू अचीव आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिग्री। कि आप अगर इस पर्टिकुलर डोमेन में एक डिग्री ले रहे हैं तो उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या उसके बाद पोस्ट डिग्री आपके प्लान्स क्या हैं। तो उस तरह की एक डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है जिसको आपने स्टडी प्लान का नाम दिया हुआ है। तो ये थर्ड चीज़ होगी। उसके साथ फिर आपको 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए फ्रॉम द पीपल जो कि आपको जानते हों, एंड आपके जैसे कि टीचर्स हो गए या आपके कोई सुपरवाइजर्स हो गए, रिसर्च सुपरवाइजर्स। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं तो शायद रिसर्च का एक्सपीरियंस तो नहीं होता है एफएससी के स्टूडेंट्स का, तो जाहिर है कि आपके जो टीचर्स हैं उनसे आपने कोई रेफरेंस लेटर जो है वो लेना है एटलीस्ट 2 लोगों से। तो 2 रेफरेंस या रिकमेंडेशन लेटर्स इसकी एक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर आपने एक जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे, उनको फिल करके अटैच करना है, और उसके अंदर शामिल हैं एक एप्लीकेशन एग्रीमेंट है जिसके अंदर स्कॉलरशिप की सारी कंडीशन मेंशन्ड है। तो आपने उसको अच्छी तरह पढ़ के उसके साथ उस एग्रीमेंट को साइन करना है, दैट यू एग्री टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो वो एग्रीमेंट फॉर्म है। उसके बाद आपके पास मेडिकल असेसमेंट फॉर्म है जिसके अंदर आपकी बेसिक मेडिकल इंफॉर्मेशन है कि आपकी जो हेल्थ है या आपकी फिजिकल फिटनेस का क्या स्टेटस है।
उसके बेसिक रूडिमेंट्री क्वेश्चन हैं जो आपने खुद से फिल करने हैं, आंसर करने हैं, और उस असेसमेंट फॉर्म को भी आपने एप्लीकेशन के साथ जो है वो अटैच कर लेना है। उसके साथ साथ हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है जो कि आपने नोटराइज्ड फॉर्म में अटैच करना है अगर वो ओरिजिनल नहीं है तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आप अटैच कर रहे हैं तो ये याद रखें कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वापस नहीं मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर ये समझते हैं कि हमने ओरिजिनल फॉर्म में अटैच करने हैं तो अगर आप एक डुप्लीकेट दोबारा से अपने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं अपने बोर्ड से, तो तब अटैच करें, अदरवाइज आप फोटो कॉपीज ही यूज करें नोटराइज्ड। डॉक्टर और साहब मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस तरह आपने मेंशन किया कि वो जो फॉर्म है उस पे लिखा होता है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जी जी, चूंकि जो पाकिस्तान एम्बेसी के अलावा चेक है। और कंट्रीज जो होते फॉर एग्जांपल कोरिया है, तो कोरिया में आप जितना चाहें उतने जो है आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप डीएमसी आपको चाहिए तो आप एट द सेम टाइम जो है वो 10 कॉपी आप ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपको वो दूसरा देंगे वो डुप्लीकेट होगा। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए यही है कि वो फोटोकॉपी करे और उसको नोटराइज करे। बिल्कुल, ऐसे ही मैंने इसीलिए जी मेंशन किया जी कि हमारे यहाँ क्योंकि ये कॉमन नहीं है प्रैक्टिस, बल्कि अगर जी जी आपकी खुदा ना ख्वास्ता कहीं डिग्री या सर्टिफिकेट कभी गुम हो जाए तो वो आपके लिए एक अजाब बन जाता है उसको नए सिरे से री इशू करवाना, तो ये हम सब जानते हैं। तो इस जी वजह से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को रिकमेंड यही किया जाता है कि आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स को फोटोकॉपी करवाएं और उनको नोटराइज्ड करवाएं और उनको अटैच करें, बजाय इसके कि आप ओरिजिनल डीएमसी या ओरिजिनल मार्कशीट या ओरिजिनल सर्टिफिकेट यूज़ करें। तो वो आपने अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अटैच करना है और उसके बाद आपने प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, जो कि ये प्रूव करे कि आप या आपके पेरेंट्स जो हैं वो कोरियन सिटीजन नहीं हैं, तो आप अपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस का सिटीजनशिप का प्रूफ देंगे, जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के केस में बे फॉर्म है। तो इस तरह का, या आपका पासपोर्ट है, वो इस तरह के डॉक्यूमेंट जो आपकी आइडेंटिटी एज अ सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री वो बता सकें, तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। अच्छा, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, यानी कि ये मस्ट हैं। इनके बगैर आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं कंसिडर होगी। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट कम होगा या मिसिंग होगा तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी। उसके बाद फिर ये नीचे सवाल मैं देख रहा हूँ कि विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट वी नीड फॉर एक्स्ट्रा पॉइंट। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स अभी तक मैंने मेंशन किए हैं ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, प्री रेक्विजिट्स हैं। फिर एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हमने पहले भी बात की थी, वो आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं। लाइक अगर आपने टॉपिक क्लियर किया हुआ है या कोरियन लैंग्वेज को किसी भी लेवल के ऊपर स्टडी किया हुआ है और उसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है आपके पास, तो आप वो अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को किया हुआ है, सर्टिफाई कर सकते हैं, तो आप आइल्स या टोफल का जो रिजल्ट है या सर्टिफिकेट है उसको आप अटैच करें, वो आपके एडिशनल पॉइंट्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकेगा। उसके अलावा ओवरसीज कोरियंस जो हैं जो कि दूसरे ममालिक में रहते हैं, उनको अपना एक सर्टिफिकेट देना होता है कि हम जो है वो ओवरसीज कोरियन है या हम ओरिजिनली या इस वक्त कोरिया के अंदर रेजिडेंट नहीं है, तो वो सर्टिफिकेट उनके केस में अप्लाई हो जाता है। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के केस में इस तरह के एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो कि हैं, जैसे कि आपकी कोई अचीवमेंट जिन जिन डॉक्यूमेंट्स से शो हो रही है, वो सर्टिफिकेट्स आप साथ अटैच कर सकते हैं। लाइक आपने कोई एक्स्ट्रा अवार्ड्स करिकुलर वगैरह। एक्टिविटी में, हाँ, या एजुकेशनली आपने कोई अवार्ड विन किया है, एकेडमिक अवार्ड है, कोई स्कॉलरशिप आपको मिला है, कोई मेरिट स्कॉलरशिप आपने विन किया हुआ है, या उसके अलावा आपने कोई कम्युनिटी सर्विस की हुई है, तो इन इन चीज़ों की भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। बिकॉज एज आई सेड कि दुनिया के ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स का एक जो एंसिलरी ऑब्जेक्टिव होता है वो ये भी होता है कि लोगों को डिफरेंट कल्चर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया जाए। तो वो लोग जिन्होंने सोशली ज़रा ज़्यादा एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग देयर स्टूडेंट लाइफ, उनको स्कॉलरशिप्स पोजीशंस के लिए इसलिए प्रेफर किया जाता है ओवर दी कैंडिडेट्स हैविंग सिमिलर एजुकेशनल और एकेडमिक रिकॉर्ड। वो इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो अगर इंटरेक्टिव ज़्यादा हैं, सोशल ज़्यादा हैं, तो एक्सचेंज ऑफ कल्चर के अंदर वो शायद ज़्यादा एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकेंगे एज कम्पेयर टू दी अदर स्टूडेंट्स। तो आपने किसी सोसाइटी में पार्ट प्ले किया है, लाइक ब्लड डोनर सोसाइटी बनाई है, या आपने कोई और ऐसी सोशल एक्टिविटी की हुई है जिसको आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जिसका दे सकते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं, जो कि आपके एप्लीकेशन को कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो ये हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो कि ऊपर सवाल पूछा गया था, तो उससे रिलेटेड के ये वो उसमें डॉक्यूमेंट। एक जो ना बेसिक से क्वेश्चन तकरीबन सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्योंकि एफएससी के टाइम पे स्टूडेंट्स के जो है वो पासपोर्ट वगैरह नहीं होते, तो वो पूछते हैं कि मतलब क्या हम जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उसमें हमें पासपोर्ट चाहिए कि नहीं।
पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपके सिटीजनशिप को प्रूव कर सकता है, तो आप उसको ज़रूर यूज़ करें अगर वो आपके पास है। अगर नहीं है तो आप अपनी जो बर्थ सर्टिफिकेट है या फॉर्म बे है उसको यूज़ कर सकते हैं एज ए प्रूफ कि आप इस कंट्री के रेजिडेंट हैं। तो रिक्वायरमेंट नहीं है पासपोर्ट की। अच्छा, एक और ना बेसिक क्वेश्चन ज्यादा मुझे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, वो ये है, कहते हैं कि जो ड्यूरेशन है ना डिग्री का, फॉर एग्जांपल जो बैचलर है उसकी 4 ईयर है, या तो अगर फॉर एग्जांपल वो 4 ईयर में कंप्लीट नहीं कर सकते तो क्या वो एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं? 5 ईयर्स टोटल हो जाता है, क्योंकि अगर आपने 1 ईयर जो है वो लैंग्वेज का कोर्स है शुरू में करना है, तो उसके बाद आप 4 ईयर्स डिग्री के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। उसके अंदर ये है कि अगर आपने 6 मंथ्स के अंदर रिक्वायर्ड स्कोर कर लिया लैंग्वेज टेस्ट के अंदर, लाइक 6 महीने के अंदर आपने टॉपिक का स्कोर अच्छा कर लिया, लाइक 5 कर लिया, तो उसके बाद आप डायरेक्टली 6 मंथ्स के बाद अपनी डिग्री स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये है कि आप उसके बाद अपनी डिग्री की कंप्लीशन तक उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है एक्सटेंशन का, तो आई पर्सनली बिलीव कि इसके अंदर वो ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स अगर यूनिवर्सिटी को चेंज भी करना चाहते हैं उसकी भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। हत्ता कि आप अपनी कोरियन लैंग्वेज का जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो वो भी आप चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग स्कॉलरशिप। डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन तो हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया, लेकिन ये फिर पूछ रहे हैं कि विच वन ट्रैक इज इजी? नो ट्रैक इज इजी। इजी ट्रैक कोई नहीं है, लेकिन दोनों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, क्योंकि कंपटीशन दोनों के अंदर है। एक में आपको इनिशियली कम कंपटीशन मिलेगा लेकिन आगे जाके टफ मिलेगा। दूसरे में आपको इनिशियली टफ कंपटीशन मिल जाएगा, उससे अगर आप थ्रू हो जाते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपकी एडमिशन हो जाएगी। लेकिन इजी ट्रैक कोई नहीं है, दोनों इक्वली कंपेटिटिव हैं। बट मैंने क्या ये कहा था कि जो एम्बेसी ट्रैक है उसके अंदर जो सिलेक्शन के स्टेजेस हैं वो 3 हैं, जबकि यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर सिलेक्शन की जो स्टेजेस हैं वो 2 हैं। तो वो थोड़ा सा शॉर्ट है जो यूनिवर्सिटी ट्रैक है, लेकिन जो एम्बेसी ट्रैक है वो थोड़ा सा लेंथी है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि 150K वॉन अगर प्रोफेसर से मिल रहा है सोल में एज अ मास्टर स्टूडेंट, सो हाउ मच कैन वी सेव इट फ्रॉम नॉर्मल, आई मीन कि वो पूछ रहे हैं कि मतलब जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, तो वो चाह रहे इसका हैं मेरे ख्याल में। जवाब शायद आप बेहतर दे सकते क्योंकि आप इस वक्त वहां रह रहे हैं। तो ये असल में ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के लाइफ स्टाइल वगैरह पे, लेकिन ये मेरे ख्याल पर्सन में टू ये पर्सन वेरी 1.5 करता है। मिलियन का बता रहे हैं, राइट? हाँ जी जी, 1.5 मिलियन तो ही होना चाहिए। 1.5 मिलियन है तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप बचा, मतलब अगर बहुत कम भी बचते हैं तो तकरीबन कोई 70,000 तक बच सकते हैं, क्योंकि हम्म 1.5 सम आई थिंक 2 लाख के ऊपर हैं। तो आप हम्म अगर बहुत, वो जो वर्ड्स होते हैं ना अयाशी, तो अगर आप अयाशी भी करेंगे फिर भी जो है आप 60-70,000 मतलब आप लगा सकते हैं, उसके अलावा जितने भी हैं। तो मतलब ये है कि अगर आप ये 2 साल की डिग्री करेंगे उसके बाद आप जाएंगे तो एटलीस्ट कोई 10 लाख तक आप जो है अपने साथ जेब में रख के आप दोबारा जाएंगे, तो लोग खुश हो एग्जैक्टली। जाएंगे कि आप डिग्री करके आए हुए हैं, लेकिन उधर आप फिर अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इस मोर देन इनफ। सो अच्छा, एक और स्टूडेंट की क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि वो सऊदी अरब में है, मतलब वो बायबान जो है वो सऊदी अरब के हैं, लेकिन उसकी जो रह रहे हैं कोई और कंट्री में, तो वो कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? जिस कंट्री के वो सिटीजन हैं, अगर उनके पास सिटीजनशिप है दोनों कंट्रीज की, फिर वो दोनों से कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सिटीजन सऊदीया के हैं या जिस कंट्री के भी हैं, तो वो उसी कंट्री के सिटीजन के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है स्पेशली आर्ट्स के बारे में, कि मतलब प्रोफेसर स्कॉलरशिप जो होता है स्पेशली मास्टर और पीएचडी के लिए, उसके लिए आर्ट्स मस्ट होता है कि नहीं? तो मेरे ख्याल में हमने तो कई बार तो उसको मेंशन भी किया कि जो हम्म स्कॉलरशिप हैं जो मास्टर और पीएचडी के, अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है उस पे, क्योंकि आपको जो आपने फॉर एग्जांपल स्पेशली पाकिस्तान के लिए, अगर आपने पाकिस्तान से आना है तो आपके लिए आर्ट्स मस्ट है, चाहे यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। मुझे अभी भी खुद भी कंफर्म एग्जिट नहीं हूँ अंडर ग्रेजुएट के बारे में कि क्या हम्म अंडर ग्रेजुएट के लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट बीबीए के लिए आते हैं हम्म। उनके लिए जो है वो मस्ट है आर्ट्स। जी, मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि जब स्टूडेंट्स अप्लाई करने का सोचते हैं ना, तो उन्होंने ये देखना है कि वो यूनिवर्सिटी ट्रैक अप्लाई कर रहे हैं या एम्बेसी ट्रैक। अगर तो वो यूनिवर्सिटी ट्रैक अप्लाई कर रहे हैं तो उसको सीधा उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और जी उसकी जी, रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करनी है। फिर वो ये सही भूल जाएगा कि मैं ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि सही यूनिवर्सिटी ने जो चीज़ रिक्वायरमेंट में रखी हुई है, जब आप अप्लाई ही उस यूनिवर्सिटी को के लिए कर रहे हैं तो फिर आपने उसी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है।
इन एडिशन टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप। तो जी जी इसलिए आप यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स को देखें, एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स को देखें। अगर आपने एक यूनिवर्सिटी को टारगेट किया हुआ है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स में अगर वो चीज़ मेंशन्ड है तो वो रिक्वायर्ड है, अगर वो चीज़ मेंशन नहीं है तो आप उसको जो है वो बाईपास कर सकते जी, लेकिन ये अपडेटेड जो अभी जो चेंजेस आए हुए हैं लास्ट 2 ईयर से, हैं। वो यही है कि जो भी पाकिस्तानी मास्टर और पीएचडी के लिए आ रहे हैं उसके पास मस्ट आइट्स होना चाहिए। मतलब ये बिल्कुल अभी रिक्वायरमेंट चेंज हो गए हैं, आपके टाइम में शायद इस तरह, लेकिन सही। अभी ये अपडेटेड हुआ है कि कोई भी स्टूडेंट बगैर आइट्स के जो है वो नहीं नहीं आ आ सकता। सकते। और जी ये बात आपको आई गेस जब आप कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट करते हैं प्रोफेसर के साथ तो जी प्रोफेसर खुद आपको बता देते हैं कि हमारे पास आने के लिए आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जी और जी। इवन और उनका मेरा एक ग्रेजुएट भी बता देता है। जी जी, और मेरा ये एक सजेशन होता है, क्योंकि मुझसे ज्यादा स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि मतलब आप देख लें कि वो आना चाह रहे हैं एक बाहर मुल्क के लिए, लेकिन वो इतना मेहनत नहीं कर सकते कि वो आइट्स के लिए बैठ जाए। मतलब हम्म। मैं जो भी मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं वो www.ieltsbuddy.com, ये एक वेबसाइट है। ये बिल्कुल बेसिक, उसमें आपको हर चीज़ें उन्होंने बताए हुए हैं। आप उस पर बैठ जाएं और मेरे ख्याल में 1 महीने तक आप उस पर बैठ जाएं, आपको सब कुछ चीज़ों का पता चल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा ये है कि उसकी फीस कोई 22-23 हज़ार तक है। लेकिन हम्म। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि उसकी मतलब जो सिलेक्शन के जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाएं, तो वो आर्ट्स कर लें। जरूरी नहीं है आर्ट्स बिल्कुल। उसकी कोई और जगह पे भी, मतलब अगर फॉर हम्म। एग्जांपल इधर वो यूज नहीं हुआ तो कहीं दूसरी जगह पे भी यूज हो सकता है। अगर उसको हम्म। कहीं पास भी नहीं कर पा सके, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो वो सीख जाएंगे। नहीं, और जैसे मैंने बताया कि ये चीज़ें आपकी एप्टीट्यूड को शो करती हैं एज ए स्टूडेंट और एज ए प्रोफेशनल इन 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 द लेटर स्टेजेस। तो जाहिर है अगर आपने कुछ करना है तो आप इस तरह से चीज़ों को से बच बचा के तो आगे नहीं जा सकते। मतलब अगर आपने एजुकेशन करनी है तो आप आइल्स करें, उसके लिए आपको उससे अवॉइड मत करें। बिकॉज अगर यहाँ पर रिक्वायरमेंट ना भी हो लेकिन वो एक एज आपको दे रही है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन को फेवरेबली देखा जाएगा अगर आपकी आइल्स का स्कोर उसके साथ अटैच्ड है या टोफल का स्कोर अगर उसके साथ अटैच्ड है। और अगर आपका मिसाल के तौर पे टॉपिक का है, अगर आपने 3 से ज़्यादा स्कोर किया हुआ है तो आपका जो टोटल स्कोर बन रहा है एवेल्युएशन का, उसका 10% आपको एडिशनली मिलता है। कि अगर आपने टॉपिक में ऑलरेडी 3 स्कोर किया हुआ या 3+ स्कोर किया हुआ है तो वो 10% इसीलिए मिल रहा है आपको एडिशनली क्योंकि उस आपने एक एप्टीट्यूड शो किया है, आपने एक एक्स्ट्रा एज शो किया है जो आपके पास मौजूद है ओवर दी अदर स्टूडेंट्स। तो इसलिए इन चीज़ों को एज ए हैसल कंसिडर मत करें और शॉर्टकट्स को तलाश करने की बजाय अच्छी तरीके से चीज़ों को ग्रैस्प करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने साथ अटैच करें, यानी अपनी एप्लीकेशन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अटैच करने की कोशिश करें सो दैट आपकी एप्लीकेशन जो है वो सुपीरियर हो एज कम्पेयर टू दी अदर, क्योंकि आपने कम्पीट करना है। इट जी इज़ अ जी कम्पेटिटिव थिंग। ये ऐसा नहीं है कि आपने एलिजिबिलिटी फुलफिल कर ली, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप एक्सपेक्ट करें कि कोई हेलीकॉप्टर भेज देगा आपको लेने के लिए और आप चले जाएंगे पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं होगा। आपको compete करना है दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, तो उसके लिए आपके पास जितनी एडिशनल चीजें होंगी वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चीज जिस तरह आपने उससे पहले भी ये डिस्कस किया कि चूंकि जो स्टूडेंट बाहर आते हैं फॉर एग्जांपल कोरिया, तो वो एक ना एक ग्लोब एक डाइवर्सिटी, मतलब बहुत से लोग आएंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल वो डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट है जिन्होंने आइट्स किया हुआ है, मतलब इसका मतलब है कि वो इंग्लिश बोल सकते हैं, इसका मतलब है कि वो अपने स्टूडेंट्स या वो अपने जो सराउंडिंग है उनके साथ वो कम्युनिकेशन उसका बेस्ट होगा। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। या फॉर एग्जांपल आप कोरियन, अगर फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि आप कोरियन सही तरह से सीख सकते हैं तो आप कोरियन सीखें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप इंग्लिश, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर जो है वो स्टूडेंट्स को इंग्लिश सीखना जो है वो थोड़ा इजी होता है, उसको टेस्ट को पास करना भी इजी है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट, मतलब क्योंकि वो एम्बेसी या यूनिवर्सिटी इसको भी देखते हैं, अगर एक स्टूडेंट है वो पाकिस्तान में है, वो कोरियन लैंग्वेज सीख सकता है, वो उनने लेवल 1 पास किया हुआ है, इसका मतलब ये कि ये स्टूडेंट जो है वो सीरियस है। तो जी आई बिल्कुल। डोंट थिंक सो कि वो कंसिडर नहीं करेंगे। और इंग्लिश आपको ज़्यादा सीखनी भी आसान है। और जी जी आपका भी एक्सपीरियंस हो गया, आप ज़ाहिर है कोरिया में रहे हैं और मैं भी रहा हूँ कोरिया में। तो हमें पता है कि साउथ कोरिया के अंदर क्योंकि वहाँ के लोगों को इंग्लिश की प्रोफिशेंसी बहुत ज़्यादा उनकी नहीं है, तो अगर जी जी आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट मौजूद है तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव होता है उनके लिए। यानी अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है तो वो सर्टेनली आपको प्रेफर करेंगे ओवर अदर स्टूडेंट्स। और अगर कोरियन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है तो वो और ज़्यादा एडेड एडवांटेज है। बट इंग्लिश में इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि वो इसकी एप्लीकेशन वाइड स्प्रेड है। आप पूरी दुनिया में जहाँ भी अप्लाई करेंगे, ट्रैवल करेंगे, तो इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा आपको फ़ायदा ही देगी। कोरियन लैंग्वेज शायद स्पेसिफिकली कोरिया के मुल्क के अंदर ही आपको फ़ायदा दे, वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए आपको हेल्प करे। तो अगर आप कोरिया को टारगेट कर रहे हैं तो कोरियन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी और इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट और समथिंग, तो वो आपके लिए एक बेनिफिट है। और असल में डॉक्टर साहब ये भी है ना कि चूंकि बीइंग स्टूडेंट आप हर जगह अप्लाई करते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट अगर वो आइट्स कर लें, चाहे वो एग्जैक्टली वो कोरिया है, एक जगह नहीं जापान है, अप्लाई जहाँ होगा, पे वो भी। पूरी दुनिया में अप्लाई होगा। जी जी, वो आप एक आइट्स पास टेस्ट है कर लें, आप जिसको अप्लाई आपने यहाँ करें। एक दफा क्लियर करना है, लेकिन जी वो जी टेस्ट आपके पास आई बिलीव 2 साल के लिए उसकी जी वैलिडिटी जी, दो होती है। साल के लिए। तो जी जी आप उन 2 सालों के अंदर किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हैं उस टेस्ट के स्कोर की बेसिस पे। जी। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि कोरिया में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आप इसके आंसर दे, लेकिन उससे पहले मैं एक दो चीजें मेंशन करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे अभी, क्योंकि कई इस तरह मतलब पेरेंट्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, तो जो स्पेशली फीमेल्स आते हैं बाहर, तो मैं काफी टाइम, मतलब तकरीबन कोई 5 साल में इधर रह चुका हूँ, डॉक्टर साहब भी काफी टाइम इधर उसने गुजारा हुआ है। कोरिया फीमेल्स के लिए बहुत सेफ है। आप रात को 2 बजे भी जाएंगे तो किसी में कोई हिम्मत नहीं है कि वो कोई इस तरह कोई मतलब मिसबिहेव करे या कोई हरासमेंट करे। तो जो भी पेरेंट्स हैं उसके लिए ये सजेशन है, अगर आप लोग क्योंकि बाहर जब स्टूडेंट जाते हैं स्पेशली आफ्टर एफएससी, तो वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब वो इतने मेच्योर नहीं होते। तो लेकिन ये है कि कोरिया काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा जो है फीमेल्स के लिए जो है वो सेफ है। तो डॉक्टर साहब इसको आप मेंशन करेंगे, कोरिया में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, जो स्पेशली अंडर ग्रेजुएट के आते हैं या मास्टर के आते हैं? मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो एक ही है कि वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज का जो बैरियर होता है वो, क्योंकि हम एक माइंडसेट से जाते हैं जब पाकिस्तान से, स्पेशली वो लोग या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टडी के लिए जाने से पहले इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं किया हुआ होता, या वो पाकिस्तान के अंदर ही उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी होती है। तो उनके माइंड में एक ही बात होती है कि जब हम पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे तो इंग्लिश बोलनी है। तो वो इस बात पे कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमें क्योंकि इंग्लिश आती है तो इसलिए हम कहीं भी जा सकते हैं। बट दिस नोशन इज़ नॉट यू नो एप्लीकेबल टू ऑल द कंट्रीज। बहुत सारे ममालिक दुनिया में ऐसे हैं जो कि इंग्लिश को बहुत ज़्यादा नहीं प्रमोट करते या बोलते। तो कोरिया इज़ वन ऑफ देम, कि जहाँ पे इंग्लिश वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते। तो आपको मैंने जो सबसे ज़्यादा चीज़ फील की थी वो यही कि आपको लैंग्वेज का जो बैरियर है वो ज़रूर जो है वो थोड़ा सा डॉन्ट करता है। और दूसरी चीज़ ये कि उसको ओवरकम करने के लिए अगर आप डे वन से स्टार्ट कर देंगे कि आपने एक चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया ऑलरेडी और आपने मेंटली उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो फिर वो बैरियर भी आपके लिए शायद इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि आपने एक चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो बाय द टाइम आप कोरिया पहुंचते हैं या अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, और स्पेशली ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो 1 साल आपने सिर्फ कोरियन लैंग्वेज पढ़नी है। तो अगर आपने उस 1 साल को फुल्ली यूटिलाइज कर लिया जस्ट फॉर कोरियन लैंग्वेज स्टडी, तो फिर वो बैरियर आपके लिए जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ तक रही बात जो आपने बात की है सोशल सिक्योरिटी की, तो यस, कोरिया इज़ सोशली वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, कि जहाँ पे आपको बहुत ही सेफ आप फील करते हैं। किसी किस्म की जो जो स्ट्रीट क्राइम है वो ना होने के बराबर है। और सबसे बड़ी बात ये कि रेशियल या डेमोग्राफिक डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन एज सच कोई आप एक्सपीरियंस नहीं करते इसके अंदर। रिलीजियस बेसिस पे, एथनिक बेसिस पे आपको कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है किसी भी फॉरेन कंट्री में अगर आप जाते हैं तो। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि सर पीएचडी इन मैथ के लिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन कर दें, एम्बेसी बहुत, एम्बेसी बेहतर रहेगी, एप्लीकेशन के फॉर्मेट वगैरह के बारे में, एंड कब इनटेक होते हैं पीएचडी के लिए। तो यही है कि वो असल जैसे में। मैंने बता दिया कि जी जी, फरवरी के टाइम पे अनाउंस होंगे, और उसके बाद आप उसमें अप्लाई करेंगे और एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट होगा टिल द सितंबर नेक्स्ट ईयर। और उसके बाद आप उसके अंदर जो है वो अपटेक आपका हो जाएगा। एज आई सेड कि प्रोसीजर्स दोनों आप खुद चूज कर सकते हैं कि आप कौन से ट्रैक पे अप्लाई करना चाहते हैं, एम्बेसी में या फिर यूनिवर्सिटी में। अगर आपने यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये पीएचडी की बात कर रहे हैं, तो इस सूरत में अगर आपको यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर के साथ आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस हो चुकी है, एक्सेप्टेंस आपको इनफॉर्मली मिल चुकी है, तो आप उसको एक्सप्लॉइट करते हुए यूनिवर्सिटी ट्रैक को यूज़ कर सकते हैं।
सो दैट कि जब आपकी एप्लीकेशन उस यूनिवर्सिटी में जाए तो रिस्पेक्टिव प्रोफेसर्स जो है वो उसको टेकअप करके आपको एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। तो उस सूरत में यूनिवर्सिटी ट्रैक इज़ बेटर। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज, ये ऑलरेडी हमने आई थिंक ऑलरेडी ये जी जी बता दिया। जी, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स उसमें जी जी। इंक्लूडेड है। सर, विदाउट प्रोसेसिंग फी पीएचडी एडमिशन एप्लीकेशन इज पॉसिबल? प्रोसेसिंग फ़ी किस चीज़ की, मतलब इस हमारे जो जिसकी हम बात कर रहे हैं मेरे इसमें? आई हाँ डोंट थिंक, नहीं, आई इस डोंट इस थिंक। तरह से नहीं है। जी जी। और जो कोरिया की जो, अगर वो पीएचडी या मास्टर के बारे में बता रहे हैं तो उसकी भी कोई फी वगैरह नहीं होती। नहीं, जब कोई आपको फ़ी नहीं एडमिशन है। मिल जाएगा, आप तब उसके बाद जो है आपने जो है वो सब सबमिट करना होगा। कोरिया एक ऐसा मुल्क है जिसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करें और कोई किसी किस्म की प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो ज़रूरत नहीं होती। जी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आई विश टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम फॉर 2022 ऑल्दो आई नीड मेंटर टू रिव्यू माय पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ दिस पर्पस, इट विल बी ग्रेट। अच्छा, शबनम, इस तरह से है कि हम जो स्कॉलर टॉक की जो पेज है उस पे हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, उधर एक ऑप्शन है रिजर्व द, तो उस पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें जब आप मैसेज करेंगे तो हमारे ग्रुप से कोई टीम से कोई ना कोई जो है आपको रिस्पांस करेंगे, और उधर जो है आप उसको अपना डॉक्यूमेंट सेंड करें, तो जो भी अवेलेबल होगा वो आपकी जो है डॉक्यूमेंट्स में जो कुछ भी चेंजेस करनी है या जो चीज़ें सजेशन वो आपको दे देंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सीएसएस जिस तरह चाइना के सीएसएस वगैरह है, तो इस तरह से, तो हाँ, ये जो कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है वो आई थिंक नीड राइट, सो इन जी आई जी आई तो वो जी इस जी। चीज़ को जो है अच्छा, ये कह रहे हैं कि फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो भी आप, मैं आपको दोबारा यही कहना चाह रहा हूँ कि आप जो हैं काइंडली अपने जो एम्बेसी है, कोरियन एम्बेसी पाकिस्तान में, आप अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया में उस पे आप जो हैं जिस तरह वो अनाउंस करेंगे, वो पूरे रिक्वायरमेंट ए टू जी जो है उन्होंने एक पीडीएफ फाइल में लिखा होता है, उसमें सारा फॉर्म वगैरह किस तरह फिल करना होता है, ये सब कुछ चीज़ें उसी ही में जो है अनाउंस है। तो आप ये या आप जो हैं आप गूगल पे लिख के कोरियन केजीएस स्कॉलरशिप, तो उसमें भी आपको जो है आप और उस पर वो क्लिक करें, आप एप्लीकेशन फॉर्म अभी इस वक्त भी अवेलेबल है लास्ट ईयर का, तो जी जी। मोर और लेस वही होगा, तो आप उसको अभी भी देख सकते हैं ताकि आप उसमें से गो थ्रू करें और आपको पता लग जाए कि किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर। जी जी। अच्छा, ये क्वेश्चन है, क्या पीएचडी के लिए अपना थीसिस वगैरह की कॉपी भी बेचनी पड़ेगी? नहीं नहीं, ये असल में इस तरह से नहीं होता। पीएचडी जो आपकी फॉर एग्जांपल पीएचडी वगैरह की होती हैं, तो वो आपसे एब्स्ट्रैक्ट या जस्ट मांगते हैं, या जो आपके प्रोफेसर होते हैं जब वो आपका इंटरव्यू करते हैं तो उस टाइम जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। सर, आई एम लुकिंग फॉर फुली फंडेड पीएचडी इन मैनेजमेंट साइंस, प्लीज गाइड। सच अ वेग क्वेश्चन। वो अब इस तरह से किस आप ही हमने जो बात की है वो सारी स्कॉलरशिप अंडरग्रेड के बारे में बात की है, लेकिन प्लीज़ गाइड अबाउट द एडमिशन प्रोसेस और वट एवर। ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है जिसको स्टेप बाय स्टेप आपने खुद से परसू करना होता है। उसके डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर हम टाइम टू टाइम बात करते रहते हैं, लेकिन अब इस तरह से बताना किसी को कि आप पीएचडी करना चाहते हैं मैनेजमेंट साइंसेज में तो आप क्या करें, तो वो थोड़ा तो सा मेरे मुश्किल ख्याल हो में जाता उसके है। लिए डॉक्टर साहब सिंपल ये, चीज़, हाँ, सिंपल चीज़ यही है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी टारगेट आइडेंटिफाई करें, प्रोफेसर आइडेंटिफाई करें और उनको अपना एप्लीकेशन और सीवी वगैरह फॉरवर्ड करें, सो दैट वो असेस करके आपको बताएं कि आइदर यू आर सूटेबल और नॉट। और अगर आपको वो सूटेबल समझते हैं और उनके पास फंड्स होंगे तो वो आपको फुली फंडेड पोजीशन के ऊपर साउथ कोरिया बुला लेंगे, एंड दैट्स इट। डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि अवैस, मोहम्मद अवैस को, कि आप, हमारी लाइव सेशन होती हैं डिफरेंट कंट्रीज के हर वीकेंड्स पे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आप उसको सुन लें, या आप यूट्यूब पे बैठ लें, तो जब आप यूट्यूब पे और चीज़ें देखते हैं तो उसमें आप ये वाला वर्ड लिखें जो आपने इधर लिखा हुआ है कि आई एम लुकिंग फॉर फुली फंडेड पीएचडी मैनेजमेंट साइंस, तो आप लिख के, तो उसके पास आपके साथ बहुत सी वीडियो आएंगे, तो उसको बैठ के आप वो सुन लें, तो उम्मीद है कि आपको जो है बहुत सी चीज़ों का आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर 1 year कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम ऑफर्ड बाय केजीएसपी, जो केजीएसपी की जो, जी जी। 1 ईयर जो प्रोग्राम है वो अलग से कोई प्रोग्राम नहीं है, वो सिर्फ आपकी डिग्री का एक प्री रेक्विजिट है, बिकॉज दे वांट यू टू लर्न द कोरियन लैंग्वेज बिफोर यू स्टार्ट योर अंडरग्रेड डिग्री। तो उससे पहले आपको 1 साल जो है वो लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। तो वो आपको किसी पर्टिकुलर स्कूल असाइन कर दिया जाएगा कि आप इस स्कूल को ज्वाइन कर लें और अपनी लैंग्वेज जो है वो वहाँ पे जाके सीखें। फिर उसके बाद उसके एग्ज़ाम्स होंगे और जब आप उसको सफिशेंट मार्क्स उसमें स्कोर कर लेंगे
आप क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप अपनी जो अंडर ग्रेड डिग्री है जिसमें आपका एडमिशन हुआ है उसको स्टार्ट कर देंगे। तो अलहदा से लैंग्वेज की 1 ईयर डिग्री कोई नहीं ऑफर करता कोरिया में इस तरह से केजी से। डॉक्टर साहब, ये आखिरी एक क्वेश्चन हम लेते हैं क्योंकि अब टाइम हमारे पास तकरीबन खत्म हो गया है। वो कहते हैं कि मुझे सजेस्ट करें कुछ यूनिवर्सिटी जहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट इज हाई। तो इस तरह कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती जिस तरह एक्सेप्टेंस रेट उसमें हाई होती है। ये डिपेंड करता है आप किस तरह जो है अपना फॉर्म वगैरह, जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह किस तरह से आप उसको प्रिपेयर करते हैं। और जितने आप ज़्यादा प्रिपेयर होंगे उतना ज़्यादा जो है आपके एक्सेप्टेंस, और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं जो जो भी उसके रिक्वायरमेंट है वो पूरे हो जाएं, और फिर उसके बाद जो है अल्लाह का नाम लेके उसको सबमिट करें। तो उम्मीद है कि जो है आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, आप अगर एंड पे जो है अगर कुछ चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं तो। जी बस यही है कि अच्छे तरीके से एप्लीकेशन को प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी है कि आप सब लोग स्टार्ट करने की जल्दी करने की बजाय अच्छे तरीके से गो थ्रू करें रिक्वायरमेंट्स को कि आपने एक्चुअली करना क्या है, और जो इवैल्यूएशन कमेटी है या जो इवैल्यूएशन बॉडी है वो आपसे एक्सपेक्ट क्या करती है। आप सबसे पहले उन रिक्वायरमेंट्स को या उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लें जिनके ऊपर अगर आपने एम्फेसाइज किया तो आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप काइंडली रिक्वायरमेंट्स को गो थ्रू करें सबसे पहले, और उन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के बाद फिर एडिशनल पॉइंट्स के ऊपर जो चीज़ें हैं उनके बारे में उसके बाद सोचें। लेकिन पहले आप सारे प्री रिक्विजिट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करें और अच्छे तरीके से एप्लीकेशन को प्रिपेयर करने की कोशिश करें। जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं होती, जो क्लैरिटी रिक्वायर्ड है या जिसकी बेसिस पे आपकी असेसमेंट होती है वो आपकी स्टेटमेंट्स हैं। जैसे कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है या फिर आपने स्टडी प्लान लिखना है, और तीसरी चीज़ वो है जो आपके लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन है जो आपके टीचर्स की या आपके सीनियर्स की तरफ से जाएंगे अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन। तो इन 3 चीज़ों को पर्टिकुलरली आपने अगर एम्फसाइज कर लिया और अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर कर लिया तो बाकी सारी चीज़ें तमाम स्टूडेंट्स की जो हैं वो सेम होती हैं डॉक्यूमेंट्स। हाँ, मार्क्स ग्रेड्स वगैरह वो डिफरेंट होते हैं और वही सिलेक्शन के अंदर बेसिक रोल प्ले करते हैं, लेकिन क्लैरिटी के हिसाब से और एप्लीकेशन का इम्पैक्ट बनाने के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स जिनके अंदर आपने या आपके रेफरीज ने पर्सनली व्यूज़ देने हैं वो आपकी गेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो काइंडली उनके ऊपर काम करें और एप्लीकेशन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अच्छी तरह गो थ्रू करें, समझें। अगर कोई एम्बिग्विटी है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो किसी से पूछें, किसी स्कॉलर से पूछें, आपसे डिस्कस किया जा सकता है। तो इस तरह से उन चीज़ों को वर्कआउट करके रख लें जिनके ऊपर आपको लगता है कि एम्फसाइज करने से आपकी एप्लीकेशन जो है वो बेहतर हो सकती है। तो बिफोर स्टार्टिंग और बिफोर थिंकिंग अबाउट फाइंडिंग आउट सम शॉर्टकट, प्लीज़ ट्राई टू सिट डाउन एंड पेन डाउन कि क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और उनके ऊपर काम करें एंड पुट सम हार्ड वर्क इन दिस। थैंक यू डॉक्टर साहब। असल में हमने ट्राई किया कि जितने भी क्वेश्चंस जो बिल्कुल बेसिक्स हैं या हमने जो है जिस स्टूडेंट्स की भी क्वेश्चंस है वो सारे हमने ऑलरेडी कवर कर दिए। तो जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पेशली अगर कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या अगर वो जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर उसको कुछ पता नहीं है और उसने किस तरह स्टार्ट करना है, तो हमारी जो लास्ट सेशन है हमने किया था कि हाँ आप कैसे जो है स्कॉलरशिप को ढूंढ सकते हैं, पहले उसको जो है वो सुन ले। फिर उसके बाद ये जो अभी जो हम लास्ट सेशन किया, अगर कोई जो व्यूअर्स हैं उन्होंने आखिर में जो है ज्वाइन किया या दरमियान में ज्वाइन किया तो काइंडली ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड पड़ा होगा, प्लीज उसको पढ़े। लेकिन उसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसा चीज जिसको आपको लग रहा है कि ये चीज मिसिंग है या मैं ये कैसे करूं तो काइंडली आप यूट्यूब पे बैठ जाएं और जो भी आपके जहन में आ रहे हैं आप वो लिखते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको आजकल सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये है कि आपको बैठना चाहिए। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, शॉर्टकट न ढूंढे। मतलब ऐसे नहीं है कि आप रात को सो जाएंगे और सुबह सवेरे जो है आप अप्लाई करेंगे और सब कुछ हो जाएगा, नहीं। थोड़ा सा आपने मेहनत करेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जो है अल्लाह आपका जो है वो सिला आपको नहीं देंगे उसका। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है इतने मसरूफ टाइम में हमें जो है टाइम दिया। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इससे मोटिवेट भी होंगे और होपफुली उसको सब कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल गए हों। तो उम्मीद करते हैं कि हम इंशाल्लाह इसी कमेंट्स में हमें ये मिले कोई 3 4 5 महीने के बाद कि ये स्टूडेंट जो है ऑलरेडी उन्होंने ये सुना हुआ था और उन्होंने अप्लाई करके जो है उनको स्कॉलरशिप मिल गए। तो काइंडली ये मैं आखिर में इसी बात पे जो है वो सेशन ख़त्म करना चाह रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप पैसे कमाना चाहते हैं
और आप पढ़ना भी चाह रहे हैं, दोनों इकट्ठे, तो उसके लिए स्कॉलरशिप है। और स्कॉलरशिप के लिए आपको सिर्फ मेहनत करना चाहिए और आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब अगेन शुक्रिया आपका भी, और थैंक यू जी, उम्मीद थैंक करते यू हैं कि नासिर। सारे जो हैं वो खुश रहेंगे और जो है इससे कुछ ना कुछ उनको जो है मुफीद मशवरे और या मुफीद इंफॉर्मेशन मिले होंगे। सो जी, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।